तुरंत, कुछ साल बाद, 6 साल बाद, कभी, अगर सो ओके ओके। अलाहाबाद बैंक और अवध कमर्शियल बैंक, बाय द वे अवध मतलब है अवध है, यूपी में एक प्रोविंस था अवध, उसको अवध बोलते हैं इसमें लिखने के लिए। सो फर्क ये था कि वो भी फर्स्ट कमर्शियल बैंक था, ये भी कमर्शियल बैंक था, फर्स्ट कमर्शियल बैंक। उसमें 100% ब्रिटिशर्स का शेयर था, इसमें इंडियंस को थोड़ा शेयर दिया गया था, लेस देन 50%। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक ऑफ इंडिया। अभी ना चाहते हुए पूछना पड़ रहा है कि लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। कॉमर्स वाले तो बता देंगे, कॉमर्स वाले बताएंगे, जो साइंस या फिर जो इंजीनियरिंग के उनको थोड़ा टाइम लगेगा। बैंकिंग के टर्म में बताओ, इंग्लिश में बताओ। अच्छा पहले ऐसे भी बताओ कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, मतलब क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। वैसे बेसिक लेमैन टर्म में पूछ रहा हूँ, आप बहुत डीप में जा रहे हो। एसेट पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या हाँ लावलंय मी सर बोलत होते मला आवडत नाही आला. ऑफ झालंय का? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, एक मिनट चेक करो. नाही हे हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर. नहीं सर को आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर. आ रही है सर आवाज? हेलो, हेलो श्रीनिवास सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आ रही है, अभी आ रही है. सॉरी आई थिंक वो ऑफ हो गया था, हेडफोन्स ऑफ हो गया था. तो बच्चे पूछेंगे ना, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे ना, आपको आवाज नहीं आएगी. यस तो भैया यस सर, राइट राइट राइट. आई थिंक वो ऑफ हो गया था बीच में. स्टूडेंट्स अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके ओके. और जो भी डाउट्स आपका रह गया था अभी पूछ सकते हो आप, शायद वो बीच में ऑफ हो गया था ईयरफोन्स. कुछ डाउट है? बीच में अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछो प्लीज. अच्छा ये तो मैं जान के रहूंगा, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये तो मुझे जानना है. एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, क्योंकि ये बैंकिंग का सबसे बेसिक चीज है. क्या? राइट. लैंड होता है, हाउस होता है, ऑटोमोबाइल्स होता है, गोल्ड होता है. एसेट्स क्या होता है वो तो पता है, लेकिन राइट पैसे के साथ है. पैसा किसको चाहिए? बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? चलो मैं सिंपल करता हूँ. बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? एसेट्स
क्या होता है आपने बताया बराबर है, लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी है, हाउस है, ऑटोमोबाइल्स है, गोल्ड है, ठीक है। बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है? बैंक को एसेट का मतलब क्या होता है? पैसा आता है, इनकम या फिर गेन, इनकम स्लैश गेन। बैंक को कहां से पैसा मिलता है? बैंक का दो फंक्शंस है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लेंडिंग। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। तो बैंक पैसे कैसे कमाता है? जो बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है ना, उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ज्यादा चार्ज करता है, वो आगे की बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हमें जो हम है, जो बोरोवर है, हम लेते हैं लोन, हमें रिटर्न करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर विथ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर का जो अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न करना पड़ता है। दिस इज द बेसिक और द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, ठीक है। बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है? ये उनका एसेट हो गया, उनको पैसा मिल रहा है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स जो डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट क्या करते हैं? गिव, प्रोवाइड करता है। एसेट में चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटर्स के रिस्पेक्टिव डिपॉजिट्स के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं हमें। तो ये उनके लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हो गया। ये नेगेटिव है, एसेट उनके लिए पॉजिटिव है, वहां पे पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा भी ये कंसेप्ट है, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, और क्या होता है? आपने बोला बीच में कुछ, डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको कॉमर्स में। हैव यू हर्ड समथिंग? इसके बारे में सुना? हैव यू हर्ड आउट समथिंग कॉल्ड एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन? यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है क्या? कोई बिजनेस करता है? गुप्ता जी। तो बिजनेस में आपने सुना रहेगा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह होता है, सबका बिजनेस में होता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। बैंक क्या करता है? बैंक भी एक बिजनेस है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट्स बोरोइंग एंड प्रोवाइड्स लेंडिंग, बिजनेस ही एक टाइप का। तो उनका भी एक एनआईएम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, निकालते कैसे हैं? डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट देके लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट देके सिंपल टर्म में, जो लोन वो प्रोवाइड करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, सपोज 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, 100 का प्रिंसिपल अमाउंट है, 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, कितना हुआ? अभी मैं 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर वो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है? सपोज 4 रुपीज का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, कितना हुआ? 5% का उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। मतलब ये दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। बैंक पैसे इससे कमाता है, एनआईएम से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आपको पता होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, स्पेशली जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बड़े बड़े कौन से? सबसे बड़े 5 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से? एसबीआई सबसे बड़ा है, राइट। और एक है उससे भी बड़ा, राइट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। और एक है, देखो एसबीआई सबसे बड़ा, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में कैनरा बैंक, बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, उनका हमेशा जो एनआईएम होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो पॉजिटिव में तो होता ही है। जो बेंचमार्क सेट किया इंडिया में वो है 3% का। जो एसबीआई है उसका 2.7% रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है। 3% का बेंचमार्क है, एनआईएम इतना होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट में रहना। तो एसबीआई का 2.7% है, तो उससे ज्यादा रहता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि घाटे में जाते हैं, उनका इतना भी होता है, लेस देन 2% भी होता है, वो बैंक घाटे में जा रहा है। 3% तक मेंटेन करना है उनको एनआईएम।
अगर उनको सर्वाइव करना है, सर्वाइवल, दिस इज द सर्वाइवल टेक्निक दैट अ बैंक शुड फॉलो। अगर उनको सर्वाइव करना है मार्केट में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बस एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। ये मैं बीच में टॉपिक भटक गया थोड़ा। तो 3% ऊपर नहीं है। बेंचमार्क है, हुआ तो अच्छा है लेकिन होता नहीं है। इवन एसबीआई हैज 2.7% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट। और ये सब देखता कौन है? राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक ऑफ इंडिया। इसमें इतना ही चीजें याद रखना है। और कमर्शियल बैंक में लिख लिया आप लोगों ने? रब करो। इसके बाद एक बहुत बड़ा बैंक आ गया था जिसका अभी मैंने जिक्र भी किया। कभी तो 90 के रेंज में 95 क्या? सॉरी 1895 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आया। अभी इसका एक सिग्निफिकेंस बता दो। चलो ये बता दो, ये फॉर्म कहाँ पे हुआ था, इसका फाउंडर कौन था? मैं खुश हो जाऊंगा। सिर्फ इतना बता दो, फॉर्म कहाँ पे हुआ और फाउंडर कौन है? बहुत बड़ा इंसान है। चलो और एक हिंट देता हूँ, और अभी तो आना ही चाहिए। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब। फाउंड हुआ था ये अनडिवाइडेड इंडिया में फॉर्म हुआ ना बिफोर पार्टीशन। लाहौर वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान में। लाहौर में इसका पहला हेडक्वार्टर था। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर्स ये बैंक सिर्फ लाला लाजपत राय के डिमांड के ऊपर बना है। उनका डिमांड था कि एक ऐसा बैंक बनना चाहिए लाहौर में। अभी इस बैंक का सिग्निफिकेंस हम स्टडी करना। बाय द वे 1894 में बना है। स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1895। स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1895। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पूछा भी गया है। क्या है सिग्निफिकेंस? तू बैठा है कि खड़ा है? बैठा है कि खड़ा है? अच्छा वो ये कट्टा है क्या वहाँ पे? सर इसका ओनरशिप शायद से पूरा इंडियन से फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? साइड में लिखूंगा। यही पे कैच है, कैच यही पे है। सब कुछ इंडियंस है लेकिन पैसा इंडियंस का नहीं है। ओनरशिप इंडियंस का है, 100% शेयर इंडिया को बिलोंग करता है। मैनेजमेंट अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हैंडराइटिंग समझ में नहीं है तो पूछो प्लीज। फर्स्ट बैंक टू बी सोलली मैनेज बाय इंडियंस।
इस बैंक में 100% शेयर इंडिया को दिया गया था। मैनेजमेंट इंडिया से ही बोला था कि तुम ही करो मैनेज। कैपिटल, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं थी, तो कैपिटल ब्रिटिश ने दिया था, पैसे ब्रिटिशर्स ने दिए थे। तो ये एक तरह का एक ग्रेटिट्यूड था जो शो किया था ब्रिटिशर्स ने हम पे, कि पैसे हम लगाएंगे, बाकी सब तुम्हारा, मैनेजमेंट तुम्हारा, ओनरशिप भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट बैंक टू बी सोलली मैनेज्ड बाय इंडियंस। फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बना है, बनेगा। पंजाब नेशनल बैंक 1894, started working from 1895. It is still functioning in India. इसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन से थे, पहली बार सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन से थे इसके। अभी उन सबका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सब पंजाब के ही थे। हो गया? लाला लजपत राय कौन से इसके मेंबर थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे क्या? इंटरनेशनल कांग्रेस सबने काम किया है, सबने काम किया इंटरनेशनल कांग्रेस। इवन लाला इसमें लाल बाल गंगाधर तिलक को भी काम करना पड़ा उसमें। आर्य समाज का नाम सुना है? आर्य समाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है लाला लजपत राय, आर्य समाज की। नहीं, वो ब्रह्मो समाज, वो ब्रह्मो समाज। हो गया? अभी इसके बाद कौन सा बैंक आएगा? अभी 20th सेंचुरी में आएंगे हम लोग। 18th सेंचुरी हो गया, 18th और 19th सेंचुरी हो गया, अभी 20th सेंचुरी। एक ऐसा बैंक बताओ जो कि फॉरेन बैंक्स के बारे में बताया ना मैंने, कि फॉरेन बैंक्स होते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स बाहर होते हैं लेकिन फंक्शनिंग इन इंडिया। भी ऐसे भी बहुत सारे बैंक्स होंगे जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है लेकिन ब्रांचेस फॉरेन में। तो ऐसा बैंक बताओ जो कि इंडिया का बैंक है लेकिन उसने सबसे पहले जाके फॉरेन में अपना ब्रांच खोला। बैंक ऑफ इंडिया, Boroda। 1906 बैंक ऑफ इंडिया, द फर्स्ट बैंक। कब खोला था? चालीस साल बाद। ऐसे याद रखो हमेशा, मैं ऐसे याद रखो, जब भी बना उसके 40 साल बाद 1946 में पहला ब्रांच लंदन में खोला था बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका एक ही सिग्निफिकेंस है। अभी इसके बाद तुरंत एक बैंक बना था, आपने नाम भी लिया था किसी ने पीछे, तुरंत एक बैंक बना था, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, 2 साल बाद। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Second bank to have maximum branches overseas, Bank of Baroda। अभी क्वेश्चन ये है कि ये तो सेकंड बैंक है, फर्स्ट बैंक कौन सा है? फर्स्ट बैंक जिसका सबसे ज्यादा ब्रांचेस ओवरसीज है वो आप सबका फेवरेट बैंक है, अनफॉर्चुनेटली।
एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस बाहर तो है, लेकिन इंडिया में भी सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसके ही है, एसबीआई के। अगर आपको गांव गांव में अगर कोई बैंक मिलेगा तो यही मिलेगा। अभी जो स्टूडेंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेता है वो लोग मुझे बताओ कि इस टाइम पे हिस्ट्री में कौन सा इवेंट हो रहा था इस टाइम पे। कहाँ पे कहाँ पे लिखो, बड़ौदा। हेडक्वार्टर्स बताना जरूरी है क्या? हेडक्वार्टर्स में बताओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट बैंक से पूछा है। आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, क्या इसका नहीं पूछेंगे, डेट नहीं पूछेंगे इसका हेडक्वार्टर्स भी नहीं पूछेंगे। हेडक्वार्टर्स और डेट सिर्फ इंपॉर्टेंट बैंक से देखो, जिस बैंक के खुद के एक्ट्स होते हैं ना, सिर्फ उनके ही पूछते हैं। जिस बैंक के खुद के एक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या सारे बैंक के एक्ट्स है? क्या इसका एक्ट है? क्या इसका एक्ट है? बैंक कितने एक्ट्स, बैंक के एक्ट्स है? सिर्फ उसी बैंक के हेडक्वार्टर्स और फॉर्मेशन डेट पता होना चाहिए जिसके एक्ट्स है। उन बैंक्स को बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडीज, ऑटोनोमस बैंक। जिन बैंक से खुद के एक्ट्स होते हैं। कौन से बैंक है वैसे इंडिया में? तीन बैंक याद रखो, आरबीआई, एसबीआई एंड आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। इनके खुद के एक्ट्स है। जिस बैंक के खुद के एक्ट्स होते हैं ना, आप लोग भी सुनो, जिन बैंक के खुद के एक्ट्स होते हैं ना उनको ऑटोनोमस बैंक्स बोलते हैं। आरबीआई मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊंगा उसका। एसबीआई, आरआरबी, इनके खुद के एक्ट्स है, ऑटोनोमस बैंक। ये बैंक सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं और सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। ये किसी और बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। नाइदर दीज बैंक्स आर अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट। एसबीआई के आप ब्रांच में जाओगे, आपको ये नहीं दिखेगा कि अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक में लिखेगा कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक। एसबीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, नाइदर इज आरबीआई, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, इट वर्क्स फॉर गवर्नमेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। These banks regulate themselves. So the first bank to have maximum branches overseas is SBI. Second bank is Bank of Baroda. This was the only significance of Bank of India. अभी इसी दौरान हिस्ट्री में एक इवेंट हो रहा था, क्या सत्याग्रह? तो गांधी जी अभी तक आए नहीं ना। गांधी जी 1915 में आए थे इंडिया में। 1916 एक साल उन्होंने पूरा इंडिया का ट्रिप किया था। 1907 कौन सा? स्प्लिट ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। बंगाल जब स्प्लिट हुआ, जब पार्टीशन हुआ 1905 में, तब कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? एग्जैक्टली, यही सुनना चाहता था। इसमें बाद में आता है। इसके तुरंत बाद एक बैंक बना था, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद, इसी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बना था। आप करो। इंडिया, लास्ट का वर्ड इंडिया है। लास्ट का वर्ड इंडिया, अभी बताओ। बीच का वर्ड ऑफ है। नहीं, ये टेक्निक अच्छा है, ये एग्जाम में काम आएगा टेक्निक। ये जो बोल रहे हैं ना फर्स्ट वर्ड क्या है वो सब, इसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है। अगर एक वर्ड भी पता रहेगा ना तो आंसर पता चल जाता है, लेकिन वो एक वर्ड पता होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, इस बैंक की खासियत क्या थी, सिग्निफिकेंस?
पहला बैंक जिसमें इंडिया का पैसा लगा था, ओनरशिप तो पहले ही मिल गया था, मैनेजमेंट भी मिल गया था। इस बार कैपिटल भी इंडिया ने सोचा कि हम ही लगाते हैं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट की खासियत क्या थी? इंडियंस ने डिसाइड किया था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है, उनके गुड्स को, उनके क्लोथ्स को, उनके गवर्नमेंट ऑफिस को, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, सबको बॉयकॉट करना है, सब कुछ स्वदेशी होगा। तो इंडियंस ने खुद के खादी कपड़े पहनना शुरू किया था। ये स्कूल जाना बंद कर दिया था, खुद के स्कूल्स को जाते थे, कॉलेजेस को। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, सब कुछ। तो सब कुछ स्वदेशी था, तो बैंक भी स्वदेशी, पैसा भी हमारा ही लगा बाद में। सो द फर्स्ट बैंक विच वाज कंप्लीटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड फंडेड बाय इंडियंस, सब कुछ इंडियंस, सब सेक्टर में। कैपिटल रह गया था, अभी कैपिटल भी आ गया। फर्स्ट स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाद तुरंत जंप करना है। मैंने अभी पब्लिक सेक्टर बैंक के 5 नाम लिए थे ना, उसमें से एक बैंक है, राइट। इसका इसका खासियत क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका एक ही खासियत है इस बैंक में, जो कि याद रखने जैसा नहीं है, लेकिन है। हाँ, क्या प्रमोट हुआ? प्रमोट मतलब ब्रांचेस बढ़ गया, एक्सपेंशन हुआ, मर्ज हुआ है। समझ में नहीं आ रहा मुझे, बाद में बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। बढ़ गया मतलब क्या? ब्रांचेस इंक्रीज हुए, होता ही है वो, सारे बैंक होते हैं। ये सारे बैंक एक्सपेंशन करता ही है। इसका सिर्फ एक ही खासियत है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। याद रखने जैसा नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। किसी इंसान ने इसको इनॉग्रेट किया था, उस इंसान का नाम लिया है मैंने, लिखा है, जो आपको नोट में भी देखने को मिलेंगे। 99 में क्या हुआ था? राइट, रॉलेट एक्ट हुआ था। और क्या हुआ था? होम रूल, होम रूल लीग 1916, होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। 1919 में मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी आया था, 1919 में। रॉलेट एक्ट भी तभी पास हुआ था, और इसके तुरंत 1 साल बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 2 साल चला, 1922 में बंद हो गया। इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, ले लिया मैंने नाम, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। मुंबई में आके इसको इनॉग्रेट किया था। इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन मुंबई, हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे। वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। अभी डेट देख के, ईयर देख के कुछ याद आ रहा है? इसके तुरंत बाद कुछ तो हुआ रहेगा, तुरंत बाद, बहुत क्लोज है। 1990 बैंकिंग में। 1921
अरे आसपास ही बोले यार 21. हमारे बोल रहे रब करो। अभी एक बात बताओ, चलो ठीक है, बन गया, समझ लो बन गया। मेरे मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले, मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, तो अभी पहले ये बताओ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, क्या बन गया, उसके बाद क्या बन गया, इसके पहले क्या था, कौन से, उनको क्या बोलते थे बैंक को, कभी कभी बना था बैंक ऑफ, और क्या बना था बाद में, प्रेसिडेंसी क्या होता है पता है आपको, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंसी क्या होता है, प्रेसिडेंसी क्या थे उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, इसको प्रेसिडेंसी बोलो या प्रोविंसेस बोलो, 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये क्या थे, राइट, पावर सेंटर्स है, क्योंकि पूरे इंडिया को अगर कंट्रोल करना है तो उन्होंने 3 प्रोविंसेस बना लिया था। और उसी टाइम पे उनको बैंक की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि वो आए थे ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के बाद उन्होंने सोचा कि सेटलमेंट्स बनाते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं, फोर्ट्स बनाए, कलकत्ता में सेंट विलियम्स फोर्ट बना था, मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट बना था। तो उसके बाद सेटलमेंट्स होने के बाद उन्होंने सोचा कि खुद के फैमिली सेटल करते हैं, वो सब हुआ, पैसों की जरूरत पड़ी, उनको पड़ी, हमें नहीं पड़ी। उन्होंने 1806 में पहला प्रेसिडेंसी बैंक बनाया, 1840 में सेकंड, 1843 में थर्ड। अभी ये बैंक अलग अलग जगह पे थे, ठीक है, अभी अलग अलग जगह से ऑपरेट करना इजी होता है कि एक जगह से ऑपरेट करना इजी होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, फिर मैनेज करना है, तो उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है। तो बाद में उन्होंने क्या किया, reorganization and amalgamation of all these banks into a single bank, into a single entity called as Imperial Bank of India, 27th Jan को। क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बार बार वही नाम लेते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका बैंक है, मतलब सिंपल करता हूं, ओनरशिप किसका है, ओनरशिप किसका है, कैपिटल किसका है, मैनेज कौन करता है। मैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये तीनों बैंक मर्ज होने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दे वर स्टिल फंक्शनिंग फॉर ब्रिटिश क्राउन, कंप्लीटली ओनरशिप उनका था, कैपिटल उनका था ही, मैनेजमेंट भी उनका था, इंडिया का लेना देना ही नहीं है, इंडियंस का लेना देना ही नहीं है, ये ब्रिटिश क्राउन के लिए ही काम करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी ये इंडिया के पास तो था ही नहीं, इवन क्या है, अभी एक बात बताओ मुझे, इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, तो क्या 1947 में ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का बन गया इंडिपेंडेंस के बाद, क्या ये गवर्नमेंट बैंक था आफ्टर इंडिपेंडेंस, so Imperial Bank of India even after independence was still functioning for British Crown, still उसमें जो पैसे थे वो बिजनेसमैन के लगे हुए थे, इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट बैंक,
गवर्नमेंट बैंक नहीं था, वो प्राइवेट बैंक था, क्योंकि पैसे बिजनेसमैन के लगे हुए थे। अभी और एक बात बताओ, पहले कौन सा बैंक बना है? आरबीआई बना है या फिर ये बना है? यही बैंक बना है। करेंसीज प्रिंट करने का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई के बनने से पहले क्या करेंसीज प्रिंट होते थे? ऑफकोर्स होते थे। कौन करता था? ये और ये, पहले ये बाद में ये। करेंसीज प्रिंट करने का राइट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई वाज विद फर्स्ट द प्रेसिडेंसी बैंक्स, देन विद द इंपीरियल बैंक। अभी समझ में आ रहा है कुछ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस बैंक को? आरबीआई से पहले इसके पास वो राइट था करेंसीज प्रिंट करने का। इनफैक्ट आप ये भी नहीं मानोगे कि आरबीआई से भी ज्यादा जो इनिशियल कैपिटल बोलते हैं, या फिर जिसको हम ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल, वो इसके पास आरबीआई से ज्यादा था सबसे पहले। सो दिस बैंक स्टिल बिलोंग विद द ब्रिटिश क्राउन। इसमें ब्रिटिशर्स के पैसे थे, बिजनेसमैन का बैंक था ये, अभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस तो मिल गया, सब कुछ हो गया है, अभी भी ये क्यों उनके लिए काम कर रहा है? कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। और उसी दौरान अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा, उसी दौरान इंडिपेंडेंस के बाद 90% ऑफ पॉपुलेशन वाज स्टिल लिविंग इन रूरल एरियाज इंडिया में, 10% वाज लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो वो ये रहा था कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहाँ पे करना होगा। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, स्कूलिंग हो या फिर हाउसिंग हो, ये सारे ह्यूमंस के बेसिक नीड्स है, ठीक है। और रूरल एरियाज में अगर ये सब पहुंचाना है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना बैंक्स के ब्रांचेस खोल दे वहाँ पे। तो पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया कि जितने भी प्राइवेट कमर्शियल बैंक है ना, उनके पास गए, उनको बोला कि सारे गांव में ब्रांचेस खोलना है। ये एक्चुअली मेरा मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले आरबीआई को स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेट शिफ्ट टू आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का कवर होना बहुत जरूरी है। और अगर आरबीआई कवर नहीं होना तो ये इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो ये हो गया 1921 इंपीरियल बैंक। अभी तुरंत बाद कौन सा बैंक हमें स्टडी करना होगा? तुरंत बाद आरबीआई करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। सो आरबीआई के बारे में कुछ बताओ मुझे। आरबीआई को कवर करने के बाद आपको इजीली समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन वो सब तो ठीक है, वो कभी बना वो नहीं पूछ रहा। आरबीआई बैंक बनाने की नौबत क्यों आई? जरूरत क्या है? अब तक तो जरूरत नहीं महसूस हुई ना। लेकिन वो तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सोच लेंगे, इंडियन सोच लेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्यों सोचा? इंडियंस अपना देख लेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। ब्रिटिशर्स ने ऐसा नीड क्यों महसूस किया कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए कंट्री में, किसी भी कंट्री में? बाय द वे उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाद में बोलते, पहले उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते, हमेशा ऐसा होगा। इट वॉज क्रिएटेड विद द नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन माइंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको बाद में बोला। सो सेंट्रल बैंक एक होना चाहिए, वो नीड इसीलिए महसूस हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1921। उससे थोड़े इमीडिएट पहले या फिर उसी दौरान इंडिया में बहुत सारे बैंक्स बन गए थे, बहुत सारे बैंक्स, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स। और इन सारे बैंक्स में पैसे किसके लगे थे? बिजनेसमैन के लगे थे। और हमारी एक टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की, बैंक खुल गया हम जाके डिपॉजिट करते हैं उसमें। लोगों ने डिपॉजिट करना शुरू किया, ये सारे बैंक्स फ्रॉड निकले, सारे डिपॉजिट लेके भाग गए थे, बैंकरप्ट हो गए लोग, बैंकरप्ट होना शुरू हो गए थे उस टाइम पे। सारे बैंक्स फ्रॉड निकले, जितने भी बैंक्स बने थे। और बहुत सारे बैंक्स उस टाइम पे बन रहे थे, प्राइवेट कमर्शियल बैंक। तो उस टाइम पे 1921 में ब्रिटिशर्स को फर्स्ट टाइम एक नीड महसूस हुई कि एक कुछ तो होना चाहिए था, एक बॉडी होना चाहिए जो सबके ऊपर नजर रख पाए। मैं अभी उस टॉपिक पे पहुंचा नहीं हूँ। तो उसने क्या डिसाइड किया कि यार हमें तो कुछ समझ में ही नहीं रहा, तो एक काम करते, इंडिया में क्या होता है कि हर चीज के लिए कमेटी बनती है। तो उन्होंने भी सोचा कि एक कमेटी बना लेते, उनको काम दे देते, वो अपना देख लेंगे। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कमेटी कौन सी थी? नरसिम्हन कमेटी, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। कौन सी कमेटी थी जिसको फॉर्म किया गया था ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? ये जो फ्रॉड्स हो रहे थे ना, उनको सॉल्व करने के लिए कमेटी को अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वो कमेटी कौन सी थी? नाम सुना है? फेमस है। ऑप्शन इसमें नहीं है, नरसिम्हन कमेटी तो नहीं है,
सो 1921 में हिल्टन यंग कमेटी 1921 में ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया। इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, 5 साल लिया इसने। 1926 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 1921 में कमेटी अपॉइंट की, 1926 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया। इस 5 साल में इसने सिर्फ एक ही काम किया है, इसने ये पता लगाया कि फ्रॉड क्यों हो रहे थे इतने सारे बैंक फ्रॉड क्यों निकले और क्यों चले गए। तो कंक्लूजन पे क्या पहुंचा मालूम है रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, कि इंडिया में इतने सारे फ्रॉड इसलिए हो रहे थे कि बैंक तो बहुत बन रहे हैं, प्राइवेट कमर्शियल बैंक। कंट्रोल करने के लिए क्या है, बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी चाहिए। बैंक्स को कौन कंट्रोल कर सकता है, एक बैंक ही कंट्रोल कर सकता है। बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, और रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब होता है जो चीज चल रही है या तो उसको वैसे ही चलाओ या तो उसमें चेंजेस करो, अमेंडमेंट्स करो, या तो वैसे ही चलाओ या तो चेंजेस करो। तो रेगुलेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसी बैंक चाहिए जिसका कहना सारा बैंक माने, जिसके अंडर सारे बैंक आए। उस टाइम पे दे केम टू अ कंक्लूजन कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन्होंने वापस बहुत टाइम लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कभी शुरू हुआ था, कभी खत्म हुआ 1919 में, 1918 में। नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू इंडिया, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वो उनका होगा, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये था कि इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे और मॉनिटर करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं थी, और होनी चाहिए। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया के पास नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि बना लेते। इन्होंने इतने साल लिए, आरबीआई एक्ट बनाया 1934 में। अभी फॉर्मेशन कब हुआ? दिस वाज बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडी है आरबीआई, से स्टैट्यूटरी बॉडी। 2 टाइप्स की बॉडी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी। जो बॉडीज पार्लियामेंट्री एक्ट से बनते हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, और जो बॉडीज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। जितने भी एक्ट्स बनते हैं, दिस इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। नाइनटीन 1934 फॉर्मेशन कब हुआ? पूरा डेट पता है? सर जूम आउट करो ना जरा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, सब बहुत एक ज्यादा मिनट जूम हो रहा है। दिख रहा है? यस परफेक्ट। ओके। 1 अप्रैल 1935 में फॉर्मेशन हुआ आरबीआई का। हेडक्वार्टर्स बताओ, हेडक्वार्टर्स। पहला कोलकाता, 2 साल बाद हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ। एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी पहली चीज होती है ना, वो हमेशा कलकत्ता में होती है। देख लो आप, हमेशा पहली चीज कलकत्ता में होती है, हमेशा। 1935 कोलकाता, 1937 मुंबई, 2 साल बाद। आरबीआई के बारे में पढ़ना तो बहुत कुछ है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने बताया पहला गवर्नर कौन था? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। उसका टाइम पीरियड था 1935 से लेकर 1937। सेकंड कौन था?
आपसे ही बोल रहे हैं आप चेंज करके नहीं प्रॉब्लम होगा ये अगर कोई क्रिकेट देखता है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो इंग्लैंड में एक प्लेयर भी था जिसका नाम था जेम्स टेलर। सो जेम्स टेलर था सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंग्लैंड का क्रिकेटर भी था। नहीं, रॉस टेलर तो न्यूजीलैंड में है ना। अभी क्रिकेट शुरू मत करना, मैं शुरू हो जाऊंगा प्लीज। हो गया, 1 साल पहले रिटायर हो गया। 1937 में मुंबई पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ, सेकंड जेम्स टेलर, थर्ड था सीडी देशमुख, वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास, इसके पहले उर्जित पटेल थे, इसके पहले रघुराम राजन थे। रघुराम राजन का नाम इसलिए याद रखना क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आई एम व्हाट आई एम। उस बुक की वजह से वो फेमस है। उनका और गवर्नमेंट का नहीं जमता था, उसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। कभी भी नहीं जमता आरबीआई गवर्नर और गवर्नमेंट का, कभी भी नहीं जमता, लेकिन अभी का जम रहा है। अभी के गवर्नर का बहुत अच्छे से जम रहा है। सो गवर्नर्स तो सारे हो गए, आरबीआई बन भी गया। अभी ये बताओ कि क्या आरबीआई गवर्नमेंट बैंक था कि प्राइवेट बैंक था? ओनरशिप किसके पास था? ओनरशिप किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था, क्योंकि उन्होंने ही बनाया। बराबर है। तो इसमें इंडिया का कुछ है ही नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, इनपुट नहीं, कुछ नहीं। मतलब जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में, तभी ट्रांसफर, राइट। तो हुआ ये कि आरबीआई तो बन गया था, लेकिन आरबीआई अभी भी प्राइवेट बैंक था। इट वर्कड एज अ प्राइवेट बैंक, क्योंकि सेम लाइक इंपीरियल बैंक, इसमें भी बिजनेसमैन के अकाउंट से सब कुछ उनका ही था। इसमें फर्स्ट इनिशियल कैपिटल कितना था आरबीआई में? इनिशियल कैपिटल या फिर जो ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं, इट वाज 5 करोड़ फर्स्ट इनिशियल कैपिटल आरबीआई में। और ये सारे बिजनेसमैन के पैसे थे, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ नहीं था, बिजनेसमैन के पैसे थे। तो बन तो गया था, लेकिन अभी भी प्राइवेट बैंक था। तो मैं यही बोल रहा था कि 1947 के बाद जब गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट बैंक्स को कि जाओ और गांव में जाके अपने अपने ब्रांचेस खोलो, तो प्राइवेट बैंक ने क्या बोला पता है आपको? हम क्यों जाए? मतलब कुछ रीजन तो होना चाहिए ना जाने का। क्यों नहीं गए प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक? प्राइवेट कमर्शियल बैंक प्रॉफिट ड्रिवन बैंक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक। वो बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, उसे वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। आर दे डेवलपमेंट बैंक? नो। पब्लिक सेक्टर बैंक डेवलपमेंट बैंक होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक होती है। तो उन्होंने बोला कि सीधा मना किया, हम नहीं जाएंगे, हमें प्रॉफिट जहाँ पे मिलेगा हम वहीं पे रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी ये तो नहीं मान रहे, इनके बाप से बात करते जाके सीधा। वो गए आरबीआई के पास, आरबीआई के पास गए, आरबीआई से बोला कि देखो मान तो नहीं रहे, अभी आप ही बताओ, कुछ समझाओ इनको। तो ऐसे ही हुआ, आरबीआई भी नहीं माना। आरबीआई क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंक था, सारे बिजनेसमैन के पैसे थे। कुछ रीजन होना चाहिए ना, गवर्नमेंट की बात मानने के लिए कुछ रीजन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को तभी फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ, आप बोल सकते हो, रियलाइज हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कोई भी बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्राइवेट बैंक तो है ही नहीं, इनका जो मॉनिटर करने वाला बैंक है, रेगुलेट करने वाला बैंक, वो भी नहीं है, आरबीआई भी नहीं है। गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही पड़ा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, अभी बताओ नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, यूनिफिकेशन ऑफ पावर। अगर पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पर, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर पावर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल एंटिटी, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है।
और उसको आप मॉनिटर करो, रेगुलेट करो, कुछ भी करो, एडमिनिस्ट्रेट करो, कुछ भी। तो गवर्नमेंट जब भी सोचती है कि उसको अपने हाथ में कुछ चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास एक ही सोल्यूशन है, नेशनलाइजेशन करना। उसको सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं मान रहा, ले लो, अपने पास ले लो। उसने 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया। अभी क्या होता है, एक इंग्लिश में सेइंग है, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स। जब आप रोम में हो तो आप रोमन्स की तरह बिहेव करोगे। इंडिया में कैसा है, बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। इंडिया में अगर आपको रहना है, आपको थ्राइव करना है, आपको गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी। चाहे आप प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे आप कुछ कोई भी प्लेयर हो, पब्लिक प्लेयर हो या प्राइवेट प्लेयर हो, आपको मानना ही पड़ेगा। इंडिया वेस्टर्न कंट्री नहीं है। इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं है, जैसे यूएसए में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है। वहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नील होता है मार्केट कंट्रोल करने में। मार्केट प्राइसेस प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर भी चलती है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी होने के वजह से इंडिया में गवर्नमेंट को हर जगह इंटरफेयर करना पड़ता है। सही बात है या गलत बात है, उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए अभी, लेकिन इंडिया करता है। इंडिया ने हर चीज में किया है। गवर्नमेंट ने बैंक्स को क्यों छोड़े, बैंक्स को भी किया नेशनलाइजेशन। बाद में तो 1969 में बहुत सारे बैंक्स का हुआ, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1980 में और 5 बैंक्स का हो गया, टोटल 19 बैंक्स। अभी 12 बैंक्स बचे हैं जो नेशनलाइज है। तो फर्स्ट 1914 में आरबीआई ऑफिशियली गवर्नमेंट बैंक बन गया नेशनलाइजेशन की वजह से। तो बाद में आरबीआई ने बोला सारे बैंक्स को कि तुम जाओ गांव में अपने ब्रांचेस खोलो। बैंक्स को मानने पड़े, सारे प्राइवेट बैंक्स गए। उस टाइम पे ना, ये मैंने बोला ना, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। बाद में 1993 के बाद न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए। आप मानोगे नहीं, आज भी जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, कमर्शियल बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स है, कौन से 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम बोलो बड़े बड़े। कोटक महिंद्रा, इंडस इंडिया, बंधन बैंक, वो सब। एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये सबसे बड़े हैं। सो आज भी इनके ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे गाँव। क्यों? सेम रीजन, प्रॉफिट ड्रिवन बैंक्स है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता होता। और जो बिजनेस फैमिली से आते हैं उनको पता होगा कि बिजनेस में इनिशियली प्रॉफिट नहीं मिलता, किसी को भी लॉसेस ही मिलता है। बहुत टाइम बाद प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो ये जो प्राइवेट बैंक्स गए ना गाँव में, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। उन्होंने क्या किया, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, इनिशियल ईयर्स, उन्होंने बैक ऑफ किया वापस कि हम नहीं जाएंगे, हमको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तभी गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि ये बैंक तो इनकी बस की बात नहीं है, ये कुछ काम के नहीं है। तुम एक काम करो, जो सबसे बड़ा बैंक है ना उसको बोलो। कौन सा सबसे बड़ा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बोलो कि वो जाए और गांव में अपने ब्रांचेस खोले। तो तभी मैंने एसोसिएट्स बोला था आपको, एंड इट्स एसोसिएट्स। कितने एसोसिएट्स थे? मैंने 5 बोले थे, एक्चुअली 7 है, 2 ऐड करो उसमें। जिन्होंने 5 लिखा वो 2 ऐड करो। डैश बैंक ऑफ इंदौर, डैश बैंक ऑफ सौराष्ट्र। पहले मैंने 5 बोले, कौन से? बीकानेर एंड जयपुर, ट्रावनकोर, ये 5 थे। ये 2 बैंक और ऐड करो उसमें, डैश बैंक ऑफ इंदौर, डैश बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये सारे क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स है। हाँ, मतलब ओरिजिनल प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे। दिस वे स्टिल नॉट बिलोंगिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते थे। वो 1948 में एक इंसान ने उनका यूनिफिकेशन किया। गुजरात में उनका बहुत बड़ा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने फर्स्ट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूनिफिकेशन किया। 563 प्रिंसिपल स्टेट्स थे, उन सबको यूनिफाई करके इंडिया में लाया। तो ये सारे बैंक्स वहाँ पे काम करते थे। मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर, हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर, ये सारे बैंक्स वहाँ पे इंडिविजुअल बैंक्स की तरह काम करते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि इन सारे बैंक्स को अपने अंदर ले लेते, मतलब या तो मर्ज करेंगे या तो एज अ सिस्टर कंसर्न वो काम करेंगे। दे विल वर्क फॉर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मर्ज इज नॉट द राइट वर्ड, मर्ज नहीं बोलना चाहिए। वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। मर्ज का मतलब क्या होता है? खत्म होना, राइट। सो मर्ज नहीं हुए, लेकिन दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि तुम सब जाओ, गाँव में जाओ और अपने अपने ब्रांचेस खोलो। क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेट्स में थे, सारे बड़े बड़े स्टेट्स में, तो इनके लिए इजी था।
गांव में जाके अपने ब्रांचेस खोलना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी डैश एंड इट्स एसोसिएट्स। अभी जो मैं डैश बोल रहा हूँ वो अभी आगे आएगा। सो ये जो मैं बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे आरबीआई के पास गया, वैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास भी गया था यही बोलने के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला मालूम है क्या? सेम वही बोला जो आरबीआई ने बोला, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, क्यों? इट वॉज स्टिल वर्किंग फॉर द ब्रिटिश क्राउन, इट वॉज स्टिल फंक्शनिंग एज अ प्राइवेट बैंक। अभी भी वहां पे जो अकाउंट्स थे वो बिजनेसमैन के ही थे, सारे बिजनेसमैन के कैपिटल वहां पे होते थे। इट वॉज स्टिल फंक्शनिंग फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो जैसे आरबीआई का हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि इनका भी टाइम आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, ये बात सुन नहीं रहा था। तो तुरंत 1949 के बाद कभी हुआ, पूरा डेट बताओ। सबसे पहले एक्ट बना 1955 में। अभी फॉर्मेशन बताओ, डेट बताओ, फॉर्मेशन डेट क्या है एसबीआई का? एसबीआई का फॉर्मेशन ईयर क्या है, डेट क्या है? मंथ बराबर बोला आपने। नाइनटीन 55 में एसबीआई एक्ट बना, 1955 में एसबीआई नेशनलाइज भी हो गया, और 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक बना। इंपीरियल बैंक गॉट रीनेम्ड एज एसबीआई बैंक। सब कुछ 1955 में ही हुआ है। और अभी मैंने बताया ना कि जिस बैंक का खुद का एक्ट होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस बैंक्स। आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई एक्ट 1955, आरआरबी एक्ट 1976, ये सारे ऑटोनोमस बैंक है। ये सारे सेल्फ रेगुलेटरी बैंक है, ये किसी के अंडर काम नहीं करते। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक। ये बैंक खुद को रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। सो एसबीआई को नेशनलाइज कर लिया एक बार, हो गया, खेल खत्म, गवर्नमेंट का सुनना ही पड़ा। तब जाके एसबीआई ने अपने एसोसिएट्स को बोला कि तुम जाओ गांव में अपने ब्रांचेस खोलो। तब जाके ये सारे एसोसिएट्स, 7 एसोसिएट्स ने अपने ब्रांचेस खोले गांव में जाकर। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई। सेम आरबीआई की तरह ही है। क्वेश्चन कैसे पूछेगी उसके ऊपर है। अगर फाउंडिंग हेडक्वार्टर पूछा, इनिशियल हेडक्वार्टर कोलकाता, प्रेजेंट हेडक्वार्टर मुंबई, बना कहाँ पे? अगर पूछा कि बना कहाँ पे, एसबीआई बना कहाँ पे? कोलकाता में बना। अभी वो शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। मैंने बोला था ना सारे पहले चीज कोलकाता में होता है, ये भी हुआ। 1935 कोलकाता में हुआ आरबीआई, 1937 मुंबई हुआ। कभी हुआ? मुंबई, मुंबई, मुंबई। कैपिटल ब्रिटिश का 1911 में हुआ, फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, दिल्ली दरबार मूवमेंट। जब भी किंग जॉर्ज आए थे ना, किंग जॉर्ज आए थे तभी दिल्ली में दरबार हुआ था। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि कोलकाता से अभी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो दिल्ली को शिफ्ट किया कैपिटल। सो एसबीआई का भी खत्म हो गया, खेल खत्म, नेशनलाइज हो गया, खेल खत्म। अभी समझ में आ रहा है कि इंडिया में क्यों नेशनलाइजेशन होता है बैंक्स का। एट प्रेजेंट कितने नेशनलाइज बैंक है?
12। फर्स्ट फेज में कितने होते हैं? 1969 में 14 हुआ था, 1918 में 1980 5 हुआ, 19। अभी बचा है 12 बैंक। अभी मर्जर्स की बात कर रहे हैं, रब करूं? लिखना था, लिखना था। कहाँ पे, कहाँ है एसबीआई का हेडक्वार्टर? नहीं, एक्चुअली कहाँ पे है मुझे भी नहीं पता। मुंबई में कहाँ पे है? मुंबई में कहाँ पे है एसबीआई का हेडक्वार्टर? कहाँ पे है? फोर्ट में? अच्छा, फोर्ट में। मुझे सिर्फ नाबार्ड का पता है, नाबार्ड का मैंने देखा इसलिए मुझे पता है। अभी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2008 में सौराष्ट्र, 2010 में इंदौर एसबीआई में विलीन हो गए, मर्ज हो गए। अभी these banks are not in existence, क्योंकि वो अभी वो आई डोंट नो द राइट वर्ड टू पुट इट, उसको रीमर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मर्ज तो हुए थे, पहले ही हुए थे। रीमर्ज इज नॉट द राइट वर्ड, राइट? आप ऐसा समझ लो कि मर्ज हो गए, मर्ज हो गए। सो पहले बैंक्स एग्जिस्टेंस में थे, काम कर रहे थे, किसके लिए? एसबीआई के लिए काम कर रहे थे। अभी 2008 में सौराष्ट्र और 2010 में इंदौर मर्ज हो गए, एसबीआई में खत्म हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में विलीन हो गए, खत्म हो गए, पूरा बर्बाद। अभी सिर्फ एसबीआई बचा है। एसबीआई एंड एसोसिएट्स के साथ सारे एसबीआई में मिलकर अभी सिर्फ एसबीआई बचा है। अभी ये सारे बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं है। हैदराबाद। बीकानेर एंड जयपुर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया था पूछना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दो। एसबीआई एक्ट किसके गाइडलाइंस के या फिर किसके रिकमेंडेशंस पे बना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके गाइडलाइंस या फिर किसके रिकमेंडेशन के अंडर फॉर्म किया है एसबीआई कमिटी? आरबीआई का जैसे हिल्टन एंड कमिटी था ना, वैसे एसबीआई का कौन सा था? गोरे वाले। राइट, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ऑनलाइन में? एसबीआई एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गोरे वाले कमिटी। इंडियन नाम होगा, आई डोंट नो, गोरे वाले नाम से तो इंडियन लग रहा है। फारसी है पक्का? वाला है कि वाले है? तो वाला रहेगा तो फारसी रहेगा, वाला रहेगा तो फारसी है, या फिर गुजराती, गुजराती या फारसी, सारे वाला फारसी है।
पूना वाला पता है, पूना वाला साइरस पूना वाला, बट वो मुस्लिम है। हो गया गोरे वाले कमेटी। अभी 10 मिनट ही बचा है। आरबीआई के बारे में कुछ और पॉइंट्स लेने थे, अगले लेक्चर में काम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं, उसमें आरबीआई के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आरबीआई एक्ट तो हो गया 1934, और भी कोई एक्ट है सबसे बड़ा एक्ट इंडिया में जो फॉलो किया जाता है? कभी कौन सा एक्ट कभी बना था? 1948, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1948। ये कौन फॉलो करता है? आरबीआई फॉलो करता है। क्यों? आरबीआई दो एक्ट फॉलो करता है, एक तो खुद का एक्ट 1934, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 वाला। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, और आरबीआई एक्ट में दो शेड्यूल्स आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। मैंने बोला था सेकंड शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल बैंक्स आते हैं, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, हाँ वो शेड्यूल बैंक्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी अगले लेक्चर में लेते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को तो 100% पता है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में, सबको पता है। हो गया, कॉमर्स वालों को हो गया सब कुछ, आपको हो गया ना ये सब इकोनॉमिक्स रिलेटेड, सीआरआर ऐसा तो हो गया ना, और भी कुछ होता है, हो गया ना ये सब। थोड़ा और डिटेल में करते हैं उसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है? कितने कितने नाम? एक हो गया सेंट्रल बैंक, एक हो गया बैंकर्स बैंक, और एक हो गया सेंट्रल बैंक, एक हो गया रिजर्व बैंक, एक हो गया बैंकर्स बैंक, एक हो गया बैंक ऑफ गवर्नमेंट। अभी एक बात बताओ कि क्या आरबीआई सच में इंडिपेंडेंट है? सच में इंडिपेंडेंटली काम करता है? सिर्फ रहते नहीं है, फाइनल अथॉरिटी और फाइनल कॉल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। मतलब आरबीआई अपना गाइडलाइंस बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, फाइनल अथॉरिटी किस करेगा? निर्मला सीतारामन करेगा फाइनल। आरबीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमेशा। सो आरबीआई नाम के लिए ऑटोनोमस है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। वो सिर्फ एडवाइस देगा कौन को, वो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करेगा, एडवाइस देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी जजमेंट पास करता है, आरबीआई को पास वो भी नहीं, वो सिर्फ बता सकता है कौन को ये करो, मानना नहीं माना गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, हो गया, टाइम तो हो गया। मुझे एक बात बताओ, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ और टॉपिक लेते क्या? ये बोर हो रहा है थोड़ा। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस करते कुछ? स्टैटिक अवेयरनेस है ना, वो सब करना है, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, वो सब, स्पोर्ट्स, वही आता है ज्यादा, वही आता है। करेंसीज एंड कैपिटल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, वो सब बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट, जल्दी कंप्लीट कर लेते। करंट अफेयर्स पढ़ा आप लोगों ने? जुलाई का कंपाइलेशन, बैंकिंग वालों के लिए 80% करंट अफेयर्स ही आता है। आपको 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक अवेयरनेस आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस आया तो आया, नहीं तो नहीं, ऐसा है। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना पड़ता है पता है? प्रीलिम से बच जाओगे, मेन से बच जाओगे, इंटरव्यू में कैसे बचोगे? इंटरव्यू में यही सब पूछना है। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में तो मेरा फ्रेंड अभी देख के आया था, इतना डीप में पूछते हैं ना
मॉनेटरी पॉलिसीज एंड ऑल, मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं था, वो भी इंजीनियर था मेरी तरह, उसका भी बैकग्राउंड नहीं था, तो उसको बोलना पड़ा कि नहीं पता, नहीं पता। वो बोला कि यहाँ तक पहुंचे, ये सब पता होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स कैसे मालूम है क्या? इकोनॉमिक्स का फंडा बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अवेयरनेस होना जरूरी है सबको। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन मैं मानता हूँ कि अवेयरनेस होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। पढ़ने में मुझे भी उतना मजा नहीं आता, लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर जीना है तो इकोनॉमिक्स आना चाहिए, होना ही चाहिए। बहुत बोरिंग है क्या? रिजेक्ट होना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। अभी इंटरव्यू में कैसा है कि ऑनेस्टली आपको बोलना चाहिए कि नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर, कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं है उसके बारे में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ थोड़ा। और बराबर है, क्योंकि यार वो भी इंजीनियर है मेरी तरह, उसको भी इतना डीप में नहीं पता, लेकिन पता होना जरूरी है, पढ़ना पड़ता है। अभी कॉमर्स वालों को मैं इसलिए बोलूँ, एडवांटेज बहुत है आप लोगों को, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब पता है, हो चुका है। जिन्होंने मास्टर्स किया है उनको तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग नर्वस हो रहे हैं क्या? कॉमर्स वाले नर्वस हो रहे हैं आज? ओके ओके। यहाँ पे कोई है साइंस बैकग्राउंड वाला? साइंस बैकग्राउंड वाला कौन है? कोई है इंजीनियर बैकग्राउंड वाला, साइंस स्पेशल इंजीनियर? अच्छा, तो आप लोगों को कैसा लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ना?